हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीयूईटी कॉन्सेप्ट। सीयूईटी कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, मैं हूँ प्रकृति, आपके बिजनेस स्टडीज और अकाउंटेंसी की मेंटोर। और आज हम बात करेंगे हमारे अकाउंटेंसी डोमेन का जो सेकेंड पार्ट है, दैट इज अकाउंटिंग फॉर कंपनी, है ना। अकाउंटिंग फॉर कंपनी अकाउंट, जो कंपनी अकाउंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है अकाउंटिंग फॉर शेयर एंड डिबेंचर्स, है ना। उसके बारे में हमारी जो टॉप 50 एमसीक्यूज हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड या इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की बात हम आज करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप सीयूईटी या फिर एनसीईटी की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आपके लिए हम लेके आ गए हैं एक क्रैश कोर्स। अब इसकी जो क्लासेस है ऑलरेडी 8 मार्च से स्टार्ट हो चुकी है। इसमें कोर्सेज आपके बीए है, बीएससी, बीकॉम है, बीएलएलबी है, बीटेक है और क्या है, और है आपकी वीवोक, है ना। अब देखो, इसके अलावा जो एनसीईटी की कोर्सेज हैं आपकी, जैसे बीएससी प्लस बीएड, बीकॉम प्लस बीएड और बीए प्लस बीएड, इसकी ऑफर प्राइस है आपकी 999 की, 999 की। अब इसमें आपको लाइव क्लासेस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे, इसके अलावा आपको ये नोट्स मिल जाएंगे पीडीएफ के फॉर्मेट में, और एक टेस्ट सीरीज आपको दी जाएंगी। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए सबसे पहले आपको हमारी सीयूईटी कॉन्सेप्ट की जो एप्लीकेशन है उसे प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। उसके बाद आप जाके उसमें रजिस्टर करोगे, रजिस्टर करने के बाद लॉगिन करोगे, लॉगिन करके क्रैश कोर्स सेलेक्ट करोगे और पेमेंट करने के बाद आपको वो बैच मिल जाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, जो कि हमारी क्या है, अकाउंटिंग फॉर शेयर एंड डिबेंचर, है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ प्राइवेट कंपनी इज। अब देखो, एक प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कितने मेंबर्स होने चाहिए? टू फॉर्म अ प्राइवेट कंपनी मिनिमम कितने मेंबर्स होने चाहिए? तो जब हम प्राइवेट कंपनी की बात करते हैं तो मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए, और मैक्सिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं प्राइवेट कंपनी में? 200। वहीं जब हम पब्लिक कंपनी की बात करते हैं तो मिनिमम मेंबर 7 चाहिए और मैक्सिमम इन्फिनिटी है। तो मिनिमम नंबर जो और मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स टू फॉर्म अ प्राइवेट कंपनी इज 2। 2 क्या है? 2। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है अ कंपनी इज अ। एक कंपनी क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है, लिविंग पर्सन है, नॉन लिविंग पर्सन है, या फिर नन ऑफ दिस। तो एक कंपनी क्या होती है? आर्टिफिशियल पर्सन होती है। वो नेचुरल ह्यूमन बीइंग की तरह तो नहीं होती है, लेकिन इसे हम एक आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं, जो कि ह्यूमन बीइंग के तरह क्या होती है? एक्ट करती है। इसकी क्या होती है? अपनी आइडेंटिटी होती है ना। इसके अपने एसेट्स होते हैं, ये दूसरों को शो कर सकती है ना। एज अ मतलब ह्यूमन बीइंग की तरह ये भी बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म कर सकती है। तो ये तो नेचुरल ह्यूमन बीइंग नहीं है ना, नेचुरल पर्सन नहीं है। तो ये क्या होते हैं? आर्टिफिशियल पर्सन। और इसकी एक कॉमन सील होती है जिसे हम सिग्नेचर बोलते हैं कंपनी की। तो क्या होती है? कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखो, मिनिमम सब्सक्रिप्शन इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। अब एक पब्लिक कंपनी जब पब्लिक को क्या करती है? इनविटेशन भेजती है शेयर सब्सक्राइब करने के लिए, है ना। शेयर जब वो इशू कर रही है तो उससे पहले क्या करती है? पब्लिक को इनविटेशन भेजती है पब्लिक कंपनी, है ना। क्यों? कि वो ताकि क्या करे? हमारी कंपनी की शेयर्स को सब्सक्राइब करे। तो मिनिमम कितने सब्सक्रिप्शन होने चाहिए? मतलब मिनिमम कितनी एप्लीकेशंस रिसीव होनी चाहिए जिससे कि कंपनी क्या कर पाएगी? शेयर्स अलॉट कर पाएगी। कितनी होगी? 90% ऑफ द एंटायर इशू, 75% ऑफ द एंटायर इशू, 50% ऑफ द एंटायर इशू, या डी है नन ऑफ द ऑप्शंस। तो मिनिमम कितने सब्सक्रिप्शन होने चाहिए? 90% के, तभी एक कंपनी क्या कर सकती है? तभी एक कंपनी शेयर्स इशू कर सकती है, सॉरी अलॉट कर सकती है ना। एक मिनट,
तो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका? ऑप्शन ए, दैट इज 90% ऑफ द एंटायर इशू। नेक्स्ट देखो, द बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिटेड अकाउंट आफ्टर री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स इज ट्रांसफर टू। एक बार जब कंपनी क्या करती है, शेयर्स फॉरफिट करती है, शेयर्स टू फॉरफिट करती है। देखो, अब किसी शेयर होल्डर ने मान लो एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ शेयर्स पे पैसे पे नहीं किए हैं, जो कॉल मनी है उसने पे नहीं किया है। इंस्टेड ऑफ रेगुलर रिमाइंडर्स, कंपनी रेगुलर रिमाइंडर्स भेज रही है, नोटिसेस भेज रही है कि आप क्या करो, ये जो कॉल इन एरियर्स है आपका, इसे पे करो। लेकिन इसके बावजूद भी जो शेयर होल्डर है वो पैसा पे नहीं करता है, तो इसका रिजल्ट क्या होता है? कंपनी उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लेती है, जब्त कर लेती है। तो अब बोला जा रहा है कि ये जो फॉरफिटेड शेयर है, इसे कंपनी क्या करती है? री इशू भी कर सकती है ना। जब ये री इशू करती है तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट का जो बैलेंस है ये कहाँ ट्रांसफर होता है? कैपिटल रिजर्व में, जनरल रिजर्व में, रेवेन्यू रिजर्व में, या नन ऑफ द ऑप्शंस। तो हम जानते हैं कि लास्ट में जब हम फॉरफीचर और जब री इशू की एंट्री करते हैं तो लास्ट में एक हम एंट्री करते हैं जिसमें जो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट का जो अमाउंट है उसे हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब इसमें से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है? पहला है कि अ शेयर होल्डर इज द एजेंट ऑफ द कंपनी। ये स्टेटमेंट बोल रही है कि एक शेयर होल्डर क्या होता है? एजेंट होता है कंपनी का। दूसरा बोला जा रहा है कि अ कंपनी इज अ लीगल एंटिटी क्वाइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर। अभी मैंने बताया कि कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं, उसकी अपनी एक लीगल एंटिटी होती है जो कि उसके मेंबर से सेपरेट रहती है, अलग रहती है, मतलब कंपनी की अपनी अलग पहचान होती है। तीसरा है कि कंपनी कैन बाय इट्स ओन शेयर। एक कंपनी अपने शेयर्स को खुद बाय कर सकती है, जिसे हम बाय बैक ऑफ शेयर्स भी बोलते हैं। और चौथा है सेम पर्सन कैन बी एजेंट एंड क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। अब इसमें से बोला जा रहा है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो गलत है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखो कि अ शेयर होल्डर इज अ एजेंट ऑफ द कंपनी। क्या शेयर होल्डर एजेंट होता है कंपनी का? नहीं, शेयर होल्डर क्या होता है? ओनर होता है। क्या होता है? ओनर होता है कंपनी का। क्या होता है? ओनर होता है ना। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी कैन बी डिवाइडेड इनटू। अब टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि शेयर कैपिटल जो होती है एक कंपनी की, वो किस किस पार्ट में डिवाइडेड रहती है, उसका नाम क्या है, उसे हम क्या बोलते हैं, कौन कौन से उसके टाइप्स हैं। तो देखो ये ऑप्शंस नीचे रहेंगे। अब देखो, पहला है ऑल ऑफ द ऑप्शंस, बी है आपका ऑथराइज कैपिटल, सी है आपका इशूड कैपिटल, और डी क्या है आपका? सब्सक्राइब कैपिटल। अब ऑथराइज कैपिटल क्या होता है? मैक्सिमम कैपिटल जो कंपनी रेज कर सकती है अपने शेयर्स को इशू करके। इशूड कैपिटल मतलब जितने शेयर्स कंपनी इशू करती है, जितने कैपिटल के लिए कंपनी शेयर्स इशू कर रही है। और सब्सक्राइब कैपिटल मींस जितने शेयर्स को कंपनी ने इशू किया उसमें से पब्लिक ने कितने शेयर्स को लिए अप्लाई किया है, मतलब कितनी शेयर सब्सक्राइब हुई है पब्लिक के द्वारा। तो ये सारे ही आपके टाइप्स होते हैं शेयर कैपिटल के। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। ठीक है, 1 मिनट रुक जाना। अब से ठीक है। नेक्स्ट देखो, परमिशन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट टू इशू शेयर कैपिटल इज रिक्वायर्ड इफ नॉमिनल कैपिटल एक्सीड्स। अब बोला जा रहा है एक कंपनी को सेंट्रल गवर्नमेंट से कब परमिशन चाहिए होती है शेयर्स इशू करने के लिए? जब उसकी नॉमिनल कैपिटल कितनी एक्सीड हो जाती है, मतलब उसकी कितनी लिमिट है, कितने लिमिट के बाद अगर उसकी शेयर कैपिटल उस लिमिट के बाद एक्सीड हो गई है, मतलब उससे ज्यादा हो गई है, तो क्या करना होता है? उस कंपनी को गवर्नमेंट से, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उससे परमिशन लेनी होती है शेयर्स इशू करने के लिए। तो वो लिमिट क्या है जिसके
एक्सीड करने के बाद ये परमिशन लिया जाता है। पहला है 1 करोड़, दूसरा है 2 करोड़, तीसरा है 1 लाख एंड डी है 2 लाख। तो कितना ये लिमिट है आपका? 1 लाख का लिमिट, सॉरी 1 करोड़ का लिमिट होता है। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखो, which of the following reserve which can be utilized to make partly paid shares into fully paid shares? ठीक है, अब देखो कौन से रिजर्व्स का यूज करके आप पार्टली पेड शेयर्स को फुल्ली पेड शेयर्स में, फुल्ली पेड अप शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, या उसे बना सकते हो। तो पहला है कैपिटल रिजर्व फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट इन कैश, दूसरा है सिक्योरिटी प्रीमियम, और तीसरा है आपका कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, और चौथा है सरप्लस अराइजिंग फ्रॉम अ चेंज इन द मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो ये कौन सी रिजर्व का यूटिलाइजेशन आप कर सकते हो? कैपिटल रिजर्व फ्रॉम द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इन कैश। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखो, पेनाल्टी फॉर डिले इन रिफंडिंग एप्लीकेशन मनी। अब कितनी पेनाल्टी चार्ज की जाती है जो एप्लीकेशन मनी जब डिले होती है, ठीक है, रिफंडिंग जो कंपनी क्या होता है, एक मिनट रुक जाना, एक मिनट। अब देखो, कभी कभी होता है ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाती है। ओवर सब्सक्रिप्शन हम किसे बोलते हैं कि कंपनी क्या करती है, एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ शेयर्स के लिए एप्लीकेशन भेजती है पब्लिक को कि आप इतने शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो, लेकिन वो जो नंबर ऑफ शेयर्स है उससे ज्यादा के लिए, उससे ज्यादा वैल्यू के लिए, उससे ज्यादा अमाउंट या उससे ज्यादा नंबर ऑफ शेयर्स के लिए जब एप्लीकेशन रिसीव हो जाती है ना, तो उसके हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। यहाँ पूछा जा रहा है कि जब कंपनी को एप्लीकेशन मनी रिफंड करना होता है, जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है, अगर उसे रिफंड करना होता है और उसमें अगर देर कर दी कंपनी ने, तो कितना पेनाल्टी चार्ज किया जाता है? 0.15, 0.06, 0.05 या 0.2। तो क्या पेनाल्टी चार्ज की जाती है? 0.15। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखो, विच कैपिटल इज टू बी स्टेटेड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी। अब देखो, इसमें से कौन सी कैपिटल का जिक्र, कौन सी शेयर कैपिटल का जिक्र जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो होती है कंपनी की उसमें होती है? पहला है आपका ऑथराइज कैपिटल, दूसरा है आपका कॉल्ड अप कैपिटल, तीसरा है सब्सक्राइब कैपिटल, और डी भी है आपका सब्सक्राइब कैपिटल। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में किस कैपिटल के बारे में बताया जाता है? ऑथराइज कैपिटल, है ना। ऑथराइज कैपिटल ये एक लिमिट होती है कि मैक्सिमम कंपनी अपनी, मतलब एक कंपनी मैक्सिमम कितने कैपिटल रेज कर सकती है शेयर्स इशू करके, और ये स्टेटेड रहती है उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए। ये सारे ऑप्शंस ए ही क्यों करेक्ट हो रहे हैं? लग रहा है कुछ ऑप्शंस में गड़बड़ी हो गई है, ऊपर नीचे हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो, नेक्स्ट है आपका कि टेक्निक यूज फॉर मार्केटिंग अ पब्लिक ऑफर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ अ कंपनी इज कॉल्ड बुक बिल्डिंग प्रोसेस। अब बोला जाता है जिस टेक्निक का यूज करके हम पब्लिक ऑफर, इक्विटी शेयर्स का पब्लिक ऑफर करते हैं, ठीक है, तो उसे हम बुक बिल्डिंग प्रोसेस बोलते हैं। तो ये ट्रू है, फॉल्स है, बोथ है, या फिर नन ऑफ द ऑप्शंस। अब एक काम करो, इसको ट्रू कर लो, इसको फॉल्स कर लो। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो, लायबिलिटी ऑफ अ शेयर होल्डर इज लिमिटेड टू द शेयर्स अलॉटेड टू हिम। अब देखो,
सॉरी, अब यहाँ देखो, लाइबिलिटी ऑफ अ शेयर होल्डर इज लिमिटेड टू डैश, यहाँ डैश होगा, डैश ऑफ द शेयर्स अलॉटेड टू हिम। एक शेयर होल्डर की कितनी लाइबिलिटी होती है, कितनी लाइबिलिटी होती है, तो उसकी उतनी लाइबिलिटी रहती है कि जितने फेस वैल्यू की शेयर उसे अलॉट की गई है, तो उस शेयर्स की जितनी फेस वैल्यू रहती है उसी अमाउंट के लिए क्या होता है, शेयर होल्डर जो है वो लायबल रहता है। तो क्या होगा, पेड अप वैल्यू, कॉल्ड अप वैल्यू, फेस वैल्यू या फिर रिजर्व प्राइस। तो क्या हो जाएगा आपका फेस वैल्यू, क्या होगा फेस वैल्यू। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखो, कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इन यूनिट्स व्हिच इज कॉल्ड। अब एक कंपनी की जो कैपिटल रहती है वो अलग अलग यूनिट्स में, छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइडेड रहती है, पार्ट्स में डिवाइडेड रहती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिबेंचर बोलते हैं, शेयर बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं या फिर बॉन्ड बोलते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं, शेयर बोलते हैं। इसका डेफिनेशन जब आप पढ़ोगे कंपनीज एक्ट में तो दिया है कि अ शेयर इज द शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। एक शेयर कैपिटल का जो एक पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, शेयर बोलते हैं। जो शेयर कैपिटल है वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड रहती है और उसे हम क्या बोलते हैं, शेयर बोलते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो, on an equity share of ₹10 the company has called up ₹8। अब इक्विटी शेयर जो है, ठीक है, उसकी फेस वैल्यू कितनी है, ₹10, लेकिन कंपनी ने शेयर होल्डर से अभी तक कितने पैसे मांगे हैं, ₹8। But 6 have been received by the company is forfeited। अब क्या हुआ कि कंपनी ने शेयर होल्डर से 8 रुपए मांगे, ठीक है, टोटल फेस वैल्यू शेयर पे थी 10, ठीक है। अब कंपनी ने मांगे 8 रुपीज और उस 8 रुपीज में से भी रिसीव कितनी हुई है, 6 रुपीज, और बाकी के 2 रुपए रिसीव नहीं हुए। इंस्टेड ऑफ रेगुलर रिमाइंडर शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया, तो क्या किया कंपनी ने, उनके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया। तो द कैपिटल अकाउंट शुड बी डेबिटेड बाय। अब जब ये शेयर फॉरफिचर होगा तो इसकी जब एंट्री करोगे आप, तो शेयर कैपिटल का जो अमाउंट है वो कितने अमाउंट से डेबिट होगा, ठीक है, जो कि इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट टू कॉल्स इन अरियर्स, जो ये एंट्री होती है। तो यहाँ जो आपका डेबिट साइड जो शेयर कैपिटल अकाउंट है वो कितने अमाउंट से डेबिट होगा, 10 से, 8 से, 6 से या फिर ₹2 से। तो जितना कंपनी मांगती है, जो कॉल्ड अप वैल्यू रहती है शेयर से, शेयर्स की उतने अमाउंट से जो हमारा शेयर कैपिटल है वो डेबिट होता है फॉरफिचर के केस में। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज ₹8। नेक्स्ट देखो, यूजिंग इंफॉर्मेशन गिवन बिलो इन गिवन इन अबव क्वेश्चन, व्हाट इज द नेट बैलेंस इन शेयर फॉरफिचर अकाउंट। अब देखो, इस क्वेश्चन को आपने पढ़ा, ठीक है, इसमें फेस वैल्यू कितनी थी शेयर की, ₹10, जिसमें से कंपनी ने मांगा कितना, ₹8। फेस वैल्यू कितनी थी, 10, लेकिन कंपनी ने कितना मांगा, 8 रुपए मांगा। 8 रुपए में से भी कंपनी को 6 रुपए ही रिसीव हुए, ₹2 कॉल इन अरियर्स। और ये पैसे ना मिलने के कारण कंपनी ने क्या किया, शेयर फॉरफिट कर लिया। अब ये शेयर्स का वैल्यू आपको नहीं दिया गया है, शेयर्स का वैल्यू मान लो यहाँ, हाँ, 1600 शेयर्स थे, 1600 शेयर्स आपकी फॉरफिट की गई है। तो अब पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द नेट बैलेंस इन द शेयर फॉरफिचर अकाउंट। तो बोला जा रहा है कि जो शेयर फॉरफिचर अकाउंट है उसका नेट बैलेंस क्या होगा आपका। जब हम एंट्री करते हैं तो क्या एंट्री करते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फॉरफिचर अकाउंट टू कॉल इन अरियर्स। अब जो ये डेबिट होगा शेयर कैपिटल का अकाउंट, ठीक है, वो 8 रुपीज से होगा, 8 रुपीज से होगा, दैट मीन्स 8। और जो रिसीव कितना हुआ, हमें रिसीव कितना हुआ, 6 रुपीज, है ना, 6 रुपीज यहाँ हमें रिसीव हुए। और कॉल इन अरियर्स कितने हैं हमारे, ₹2, मतलब 8 रुपए कंपनी ने मांगा, जिसमें से 6 रुपए हमें रिसीव हुए और 2 रुपीज जो है हमारी आउटस्टैंडिंग है। नंबर ऑफ शेयर्स कितनी है आपकी, 16, नंबर ऑफ शेयर्स कितनी है आपकी, 16, है ना। अब देखो, अब क्या करोगे, यहाँ जो आएगा आपका शेयर कैपिटल अकाउंट आएगा, मान लो शेयर कैपिटल अकाउंट आएगा, है ना, यहाँ शेयर मतलब ऐसे मत समझ लो, यहाँ आपका शेयर कैपिटल अकाउंट आएगा, यहाँ आपका शेयर फॉरफिचर अकाउंट और यहाँ कॉल्स इन अरियर्स। पूछा जा रहा है कि शेयर फॉरफिचर अकाउंट की नेट बैलेंस का कितनी हो,
शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में उतना अमाउंट जाता है जो कि हमें रिसीव हो चुका है। यहाँ कंपनी ने 8 रुपए मांगे, 6 रुपए रिसीव हुए, तो ये जो 6 रुपए रिसीव हुए ये आपके कहाँ जाएंगे, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में। तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में जितना पैसा हमें वो फॉरफिटेड शेयर पे रिसीव हो चुका है, मान लो यहाँ मान लो एक शेयर की वैल्यू 10 रुपीज की थी, एक एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। उसमें से एप्लीकेशन मनी आपकी मान लो 8 रुपीज की थी और 2 रुपीज की आपकी अलॉटमेंट मनी थी। 8 रुपीज जो एप्लीकेशन की थी वो हमें रिसीव हो चुकी है, लेकिन जो 2 रुपीज अलॉटमेंट की थी वो हमें रिसीव नहीं हुई है, जिसकी वजह से क्या हो गया कि शेयर फॉरफिट कर लिया कंपनी ने। तो यहाँ हमें रिसीव कितनी हो चुकी है, 8 रुपीज जो है हमारी एप्लीकेशन की वो रिसीव हो चुकी है। ठीक उसी तरह यहाँ हमें 6 रुपए रिसीव हो चुके हैं। तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में उस फॉरफिटेड अमाउंट पे जितना फॉरफिटेड शेयर्स पे जितना पैसा हमें रिसीव हो चुका है वो जाता है। तो 6 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे आपके, 1600, दैट मीन शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में कितने जाएंगे आपके 6400। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो, इफ वेंडर्स आर इशूड फुल्ली पेड शेयर्स ऑफ रुपीज 1,25,000 in consideration of net assets of rupees 1,50,000, the balance of 25,000 will be credited to। अब देखो, एक कंपनी ने क्या किया, वेंडर से कुछ एसेट परचेज किए, है ना, एसेट परचेज किए। अब यहाँ जो आपकी परचेज कंसिडरेशन जो पे की है ना, अब देखो जो परचेज कंसिडरेशन कंपनी ने पे किया है, ठीक है। अब देखो वो कितने की है आपकी, वो कितने की है, 1,25,000 की, लेकिन जो नेट एसेट आई है आपकी वो कितनी है, 1,50,000 की। तो ये जो बैलेंस अमाउंट है आपका 25,000 जो है ये कहाँ क्रेडिट करोगे। अब ये जो 25,000 है ये तो फायदा है कंपनी के लिए, मतलब नेट एसेट उसकी कितनी थी, नेट एसेट 1,50,000 की नेट एसेट, ठीक है, जो थी वो कितनी थी, 1,50,000 की थी, है ना। अब देखो, नहीं ये देखो यहाँ क्या हो रहा है, जो रनिंग बिजनेस है उसे परचेज किया जा रहा है, रनिंग बिजनेस को परचेज किया जा रहा है, एसेट नहीं, रनिंग बिजनेस को। तो नेट एसेट जो है यहाँ 1,50,000 की थी और कंपनी ने उसके बदले 1,25,000 पे किया। तो हमारी जो परचेज कंसिडरेशन है वो हमारे नेट एसेट से कम है, मतलब 25,000 का जो कंपनी को फायदा हो रहा है, ये जो 25,000 का डिफरेंस आ रहा है ये कंपनी का फायदा है। नेट एसेट तो 1,50,000 की थी लेकिन कंपनी को 1,25,000 ही पे करना पड़ा। तो ये जो बैलेंस है 25,000 का ये कहाँ जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, गुडविल अकाउंट में, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में या फिर कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। तो अगर आपकी परचेज कंसिडरेशन आपके नेट एसेट से कम रहती है तो वो कहाँ जाती है, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। याद करो इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अब जब हम क्या करते थे, जब हम एंट्री करते थे तो जब हमारा डेबिट साइड जो है वो ज्यादा रहता था, है ना, और जो हमारी क्रेडिट साइड जो कम रहती थी, जो परचेज कंसिडरेशन कम रहता था, तो जो बैलेंस का अमाउंट था उसे हम किस में डालते थे, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। वहीं अगर हमारी नेट एसेट कम रहती और हमने जो परचेज कंसिडरेशन पे किया है वो ज्यादा रहता, तो वो जो हमारा बैलेंस अमाउंट जो है वो कहाँ डेबिट होता था, गुडविल अकाउंट। लेकिन यहाँ फायदा हुआ है कंपनी को तो वो कहाँ जाएगी, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। दैट मींस करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखो, unless otherwise stated a preference share is always deemed to be। अब बोला जा रहा है अगर कुछ भी मेंशन ना हो, स्टेटेड नहीं हो, तो एक प्रेफरेंस शेयर को क्या मानते हैं, क्या माना जाता है, क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन कन्वर्टेबल, नॉन क्यूमुलेटिव, नॉन पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन कन्वर्टेबल, दूसरा है क्यूमुलेटिव, नॉन पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन कन्वर्टेबल, और डी है नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन कन्वर्टेबल। अब देखो क्यूमुलेटिव मींस क्या होता है, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है कि मान लो किसी साल किसी रीजन के वजह से आपको डिविडेंड रिसीव नहीं हुआ है, तो वो क्या होगा ना कि वो सब्सिक्वेंट ईयर में वो जो आपका
डिविडेंड जो आपको रिसीव नहीं हुआ है वो एक्यूमुलेट होते जाएगा और सब्सिक्वेंट ईयर में आपको वो पैसा मिलेगा, उस शेयर्स को हम क्या बोलते हैं, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। नॉन पार्टिसिपेटिंग मींस कि जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुई है उसके डिविडेंड के अलावे उसमें उस जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उन्हें एक्स्ट्रा प्रॉफिट की शेयर नहीं मिलेगी उनके डिविडेंड के अलावा, वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। और नॉन कन्वर्टेबल मींस उसे हम इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो अगर कुछ स्टेटेड नहीं है तो हम मानते हैं कि जो प्रेफरेंस शेयर्स है वो क्यूमुलेटिव है, नॉन पार्टिसिपेटिंग है और नॉन कन्वर्टेबल है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है टू होम डिविडेंड इज गिवन एट द फिक्स रेट इन द कंपनी। अब बोला जा सकता है कौन से शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड हम पे करते हैं वो एक फिक्स्ड रेट पे करते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, तो डिवेंचर होल्डर्स और टू प्रमोटर्स। तो किसे हम करते हैं डिविडेंड पे एक फिक्स्ड रेट पे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। और वहीं अगर इंटरेस्ट की बात होती तो हम क्या लिखते हैं, यहाँ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता हमारा, यहाँ डिवेंचर होल्डर्स करेक्ट होता। लेकिन एक फिक्स्ड रेट पे डिविडेंड जो पे की जाती है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे की जाती है, उन्हें प्रेफरेंशियल राइट्स मिलती है ओवर इक्विटी शेयर होल्डर्स। मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो, ई लिमिटेड हैड अलॉटेड 10,000 शेयर्स टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 14,000। अब बोला जा रहा है कि ई लिमिटेड एक कंपनी है ना। अब एप्लीकेशंस रिसीव्ड हुई है 14,000 की, लेकिन उसने अलॉट कितना किया है, 10,000 एप्लीकेंट्स को ऑन प्रोराटा बेसिस, ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। मतलब 10,000 शेयर्स मतलब के एप्लीकेशन भेजा, 10,000 शेयर्स के लिए इनविटेशन भेजी गई थी, लेकिन एप्लीकेशन जो रिसीव हुई है 14,000 की हुई है। लेकिन कंपनी ने क्या किया, उन 14,000 लोगों को जो शेयर होल्डर्स थे उन्हें 10,000 शेयर्स दिए हैं, अलॉट किए हैं, ठीक है। द अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन वाज ₹2। अब एप्लीकेशन पे कितना अमाउंट पे करना था, ₹2। F applied for 420 shares. F एक शेयर होल्डर है, उसने 420 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है। The number of shares allotted and the amount carried forward for adjustment against allotment money due from F will be। अब पूछा जा रहा है कि कितने शेयर्स F को अलॉट किए गए होंगे, F को कितने शेयर्स अलॉट किए गए होंगे। तो ये हम कैसे निकालेंगे कि अब उसने अप्लाई 420 शेयर्स के लिए किया। अब यहाँ क्या देख रहे हैं हम, यहाँ हम देख रहे हैं कि 14,000 जो थे शेयर होल्डर्स उन्हें 10,000 शेयर्स अलॉट हुए, ठीक है। दैट मीन्स 14,000 शेयर होल्डर्स को 10,000 के शेयर्स अलॉट हुई है। एप्लीकेंट्स कितने हैं, शेयर होल्डर्स नहीं, 14,000 एप्लीकेंट्स को 10,000 जो शेयर्स है वो अलॉट हुई है। दैट मीन्स आपका क्या आ जाएगा, यहाँ 7, यहाँ 5, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आपका 60, है ना। तो 60 इंटू 5 क्या हो जाएगा आपका 300। तो जो F है उसको कितनी शेयर्स अलॉट हुई होंगी, 300 शेयर्स उसे अलॉट हुई होगी, है ना। अब देखो, अब उसने अप्लाई किया था 420 शेयर्स के लिए और उसे अलॉट कितनी हुई है, उसे अलॉट हुई है आपकी 300 शेयर्स। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखो, इंटरेस्ट ऑन कॉल इन अर्लियर्स इज चार्ज अकॉर्डिंग टू टेबल एफ एक्ट। अब टेबल एफ के हिसाब से जो इंटरेस्ट ऑन कॉल इन अर्लियर्स है वो कौन से रेट पे चार्ज किया जाता है, 6% पर एनम, 10% पर एनम, 5% पर एनम या फिर 12% पर एनम। तो कौन से रेट पे कॉल्स इन अर्लियर्स पे जो है इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, ठीक है। तो कौन से रेट पे किया जाता है, 10% पर एनम, और ये आपके टेबल एफ में दी गई, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फॉर व्हाट पर्पस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर। अब देखो, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट जो रिजर्व अकाउंट है वो उसका यूटिलाइजेशन कुछ पर्टिकुलर, कुछ स्पेसिफाइड पर्पसेस के लिए होता है जो हमने पढ़ा था, ठीक है। इसमें जो प्रीमियम का अमाउंट है, प्रीमियम मीन जो फेस वैल्यू होती है शेयर के उससे ज्यादा वैल्यू पे अगर
क्या होती है, शेयर्स इशू की जाती है, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट जो हमें रिसीव होता है वो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में जाता है। तो इसकी यूटिलाइजेशन हम कुछ स्पेसिफाइड पर्पस के लिए करते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि इसकी कौन सी पर्पस के लिए इसका यूटिलाइजेशन नहीं होता है। तो पहला है अमोर्टाइजेशन ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, तीसरा है इशू ऑफ फुली पेड बोनस शेयर, और डी है आपका बायबैक ऑफ ऑन शेयर्स। तो इन तीनों केसेस के लिए हम इसकी यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, लेकिन डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इसकी यूटिलाइजेशन नहीं होती है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो, ऑथराइज शेयर कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज, अब ये तो ऑथराइज शेयर कैपिटल है जो मैक्सिमम कैपिटल जो कंपनी अपने शेयर्स को इशू करके रेज कर सकती है, उसे हम और क्या बोलते हैं, नॉमिनल कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, इशूड कैपिटल या फिर रिजर्व कैपिटल। तो उसे हम क्या बोलते हैं, नॉमिनल कैपिटल। क्या बोलते हैं, नॉमिनल कैपिटल। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्री रिजर्व, इनमें से फ्री रिजर्व कौन सी है आपकी, कैपिटल रिजर्व कलेक्टेड इन कैश, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व या फिर प्लांटेशन रिवैल्यूएशन रिजर्व। तो फ्री रिजर्व कौन सी है आपकी, कैपिटल रिजर्व कलेक्टेड इन कैश, कैपिटल रिजर्व जो होती है आपकी फ्री रिजर्व। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, अ कंपनी कैन नॉट इशू, अब बोला जा रहा है कि कंपनी क्या इशू नहीं कर सकती है, क्या इशू नहीं कर सकती है। तो पहला है आपका रिडीमेबल इक्विटी शेयर्स, दूसरा है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, सी है रिडीमेबल डिबेंचर्स, और चौथा है रिडीमेबल कन्वर्टेबल शेयर्स। तो कंपनी क्या नहीं इशू कर सकती है, रिडीमेबल इक्विटी शेयर्स। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग वे इज नॉट यूज बाय द कंपनी टू इशू द शेयर, अब इसमें से कौन सा मेथड या वे कंपनी नहीं यूज करती है शेयर्स इशू करने के लिए। पहला है विदाउट स्टॉक एक्सचेंज, बाय पब्लिक सब्सक्रिप्शन, बाय प्राइवेट प्लेसमेंट, या डी है ऑल ऑफ द ऑप्शंस। तो इन दोनों ही मेथड से कंपनी क्या करती है, अपने शेयर्स इशू कर सकती है, लेकिन विदाउट स्टॉक एक्सचेंज तो कभी नहीं होगा। स्टॉक एक्सचेंज पे क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ, जो स्टॉक एक्सचेंज की आप बात करते हो तो वहाँ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज होती है, ठीक है। जो शेयर्स हैं आपके वहाँ आप इशू कर सकते हैं, खरीद सकते हो, बेच सकते हो, तो उसके बिना तो नहीं हो रहे। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए। अगर यहाँ विद स्टॉक एक्सचेंज रहता तो ऑल ऑफ द ऑप्शन होता, ठीक है। तो क्लियर है सारी चीजें, क्लियर है सारी चीजें। तो आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। ये आपके कुछ अकाउंटिंग फॉर शेयर से कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। इसके आगे की क्लास में हम डिबेंचर्स से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आई हो। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप एक बार मुझे जरूर बताना, मैं कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के डाउट को क्लियर करूं। तब तक के लिए थैंक यू।